मेरा नाम मुस्कान है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कहीं भी मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हँसना, मुस्कुराना और खुशी जैसे शब्द मेरी ज़िंदगी से कहीं गायब हो गए हैं। अरे करमजली, कब तू हमारा पीछा छोड़ेगी? पता नहीं कब तेरी मनहूस सूरत हम में से दूर होगी। मेरी चाची जी से नफ़रत और चिल्लाकर यह कह रही थी। मैं अपने आँसू साफ़ कर ही रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि क्या मेरे भाग्य में यही सब कुछ लिखा हुआ है? क्यों मेरे माता-पिता मुझे छोड़कर चले गए? अगर वह लोग मुझे छोड़कर जाना ही चाहते थे, तो फिर अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हवाले करके जाते जो उसका ख़्याल रखता। इस घर में तो बचपन से ही मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता आया है। मैं रोती थी और प्रार्थना करती थी कि मरने से पहले मेरे माता-पिता मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। मैंने अपने पिता को तो नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पिता मेरे जन्म से 2 महीने पहले ही मर गए थे। दरअसल मेरे मम्मी-पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मेरे पापा और मम्मी की शादी हुई तो पापा को बड़ी बीमारी ने घेर लिया था। पापा हमेशा बीमार रहते थे। मम्मी हमेशा उनके ठीक होने की प्रार्थना करती रहती थी। पापा हमेशा ये कहते थे कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा समय तक नहीं बच पाऊँगा। मगर मेरी मम्मी कहती थी कि ऐसा मत कहा करो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? उसकी परवरिश कौन करेगा? पापा मम्मी से कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लेना। मम्मी कहती थी, ऐसा करने के लिए तो मैंने आपसे मोहब्बत नहीं की थी, और आप तो जानते हैं कि हमारी शादी कितनी मुश्किलों से हुई है। मेरे मम्मी पापा की शादी के लिए ना तो मेरे नाना नानी राजी थे और ना ही मेरे दादा दादी जी। लेकिन उन दोनों ने अपनी मोहब्बत की जंग आखिरी हद तक लड़ी, और फिर दोनों ने अपने घर वालों को मना लिया। सबके साथ शादी की थी, सबकी खुशी के साथ शादी की थी। मगर न जाने उन दोनों की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी और वह दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। शायद मेरे माता पिता के साथ साथ मेरा नसीब भी खराब था, क्योंकि मेरे जन्म से 2 महीने पहले पापा की मौत हो गई, जिस पर मम्मी बहुत फूट-फूट कर रोई थी। उन्होंने पापा से वादा किया था कि वह उनके साथ कभी बेवफ़ाई नहीं करेंगी। हालाँकि पापा कहते थे कि तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना और हमारे बच्चे की परवरिश करना। लेकिन मम्मी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। ऐसा करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं भी आपके पीछे-पीछे आ जाऊँगी। मैं इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकती। उन दोनों की मोहब्बत के बीच मानो मैं पिस कर रह गई थी। मैंने जन्म लिया तो मेरी डिलीवरी के समय ही मेरी माँ की भी मौत हो गई। हमारा अगर कोई रिश्तेदार था तो मेरे चाचा जी, मेरे माता-पिता दोनों मर गए थे। तो लोगों ने कहा कि इस बच्चे की ज़िम्मेदारी अब आपको लेनी होगी, क्योंकि आप ही इसके इकलौते रिश्तेदार हो। बस फिर तब से ही मैंने आँख खोली तो खुद को अपने आप से सबसे ज़्यादा नफ़रत करने वाली चाची जी की गोद में खो ली थी। चाची जी ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया और मैं हमेशा उनसे प्यार की उम्मीद करती रही थी। चाचा जी तो कुछ कहते ही नहीं थे। इस घर में हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही लाइन होती थी कि तू मनहूस है। पैदा होने से पहले अपने माता-पिता को खा गई थी। चाची जी कहती थी कि जिस दिन से जन्म लिया है इसके माता-पिता तो मर गए और इसकी ज़िम्मेदारी हम पर आ गई, और इसने हमारे घर में हमारे घर की खुशियों को भी खा लिया। चाचा जी की एक इलेक्ट्रीशियन थे और उनकी अपनी खुद की शॉप भी थी। अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे, लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन चाचा जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। दुकान का सामान जलने से उनका काफ़ी सारा नुकसान तो हुआ ही था, और फिर कभी उनको अपने काम में इतना प्रॉफिट नहीं हो सका जितना तब होता था। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। चाचा जी की भी एक बेटी और एक बेटा थे। बेटा मुझसे उम्र में बड़ा था, जबकि बेटी सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ी थी। मैं हमेशा चाचा और चाची जी को अपने बच्चों के साथ प्यार करते हुए देखती थी, तो खुद अपने माता-पिता की गोद के लिए तरसती थी। मेरे चाचा जी ने मुझे बचपन में ही यह बात बता दी थी कि तुम्हारे माता-पिता मर गए हैं, तुम हमसे अपने माता-पिता के जैसे प्यार की उम्मीद मत करना। मैं घर में अपने आप को एक बोझ की तरह समझती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाए जाते। बचपन से लेकर अब तक मैं लोगों की कड़वी बातें सुनती आ रही थी। हमेशा अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबाकर रखती हुई आ रही थी। इसीलिए अब मैंने सब्र करना सीख लिया था। ऐसा नहीं था इस घर में मुझे खाना नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, स्कूल नहीं भेजा जाता था। मुझे सारी फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन मुझे खाना तब मिलता था जब सब लोग खाना खा लिया करते थे। या तो मुझे चाची जी बासी खाना निकाल कर देती थी, या फिर बासी खाना नहीं होता तो जब सारे लोग खाना खा लिया करते थे और जो खाना बचता वही खाना खाने के मुझे चाची जी देती थी।
कपड़े भी पहनने को दिए जाते थे, नए नहीं बल्कि पुराने। मेरे चाचा जी की बेटी के जितने भी कपड़े पुराने हो जाते थे, वह सारे कपड़े चाची जी मुझे दे दिया करती थी और कहती थी, जा ले जाकर अपनी अलमारी में रख दो, जब मन करे तब पहन लेना। और स्कूल भी भेजा जाता था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि किसी सरकारी स्कूल में, जहाँ पर मेरे चाचा जी को ज़्यादा फीस न देनी पड़े। मेरी खुशियों की इस घर में किसी को कोई फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। हर कोई अपने बारे में सोचता था। इतना भी यह सब कुछ जो मेरे साथ होता था, वह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी मेरे चाचा और चाची को यह न कह सके कि उनसे एक लड़की की परवरिश नहीं की जा रही। मैं अपने नाना नानी के घर जाने को बहुत मन करता था, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आता था। जब मैं छोटी थी, तब मेरे नाना नानी एक एक करके इस दुनिया से विदा हो गए थे। जब वे जिंदा थे, तब मैं कभी कभी उनके घर चली जाती थी, लेकिन जब मेरे मामा जी की शादी हुई, तो मामी को भी मेरा आना जाना वहाँ पर पसंद नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से भी मेरा आना जाना ख़त्म हो चुका था। मुझे अपनी बुरी किस्मत पर रोना आता था, मगर मैं अपने आप पर कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि मेरे आंसू देखने वाले इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने जब से होश संभाला था, यह रिश्ते के लिए तरस रही थी कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं था। सारी जिंदगी मेरे लिए किसी को प्यार करना और किसी से प्यार पाना सिर्फ हसरत बनकर रह गया था। चाची जी अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते थे, खाने पीने का सामान लेकर आते थे, लेकिन वह सब कुछ सिर्फ उन दोनों के लिए ही होता था। मैं तो हर चीज को तरसती हुई नज़रों से देखती रह जाती थी। शायद यही सब कुछ मेरे नसीब में था और मैं अपने नसीब के लिखे पर रोती रहती थी। शायद इन सब की नफरत ही मेरा भाग्य थी। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी अनु मुझे जोर से आवाज़ लगाने लगी। मैं सारे काम छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी। पता नहीं उसे क्या हो गया है जो इस तरह से गला फाड़कर चिल्ला रही है। घर में वैसे भी मुझे नौकर समझा जाता था, जिसका जैसे मन करता मेरे साथ बात कर लिया करता था। चाचा जी का बेटा मोहन, उसकी आदत तो बहुत ही खराब थी। वह अपने सारे काम मुझसे करवाया करता था। वह कॉलेज जाता था वह कॉलेज जाता ज़रूर था, लेकिन अपने सारे असाइनमेंट मुझसे ही बनवाया करता था। मैं जैसे ही अनु के कमरे में पहुंची, अनु मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करती हो। जाओ और जाकर जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। कॉलेज के लिए देर तो मुझे भी हो रही थी। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ दी हुई कहने लगी कि सॉरी, मैं भूल गई थी। पहले चाचा जी ने मुझे पराठे बनाने के लिए कहा था, उनके पराठे बनाने में बिजी हो गई थी। तुम्हारे लिए अभी 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मैं फ़ौरन ही किचन में भागकर आ गई थी। इतने में ही मोहन हाथ में शर्ट लेकर किचन की तरफ आया और कहने लगा, मुस्कान, जल्दी से मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो। मैंने कहा, लेकिन मैं अभी अनु के लिए नाश्ता बना रही हूँ। वह कहने लगा कि उसके सारे काम छोड़ दो। तुम्हें पता है कि वह देर से कॉलेज जाती है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, इसीलिए पहले मेरा काम करो। मैंने पराठे बनाए और मैं जल्दी से मोहन की शर्ट लेकर उसे प्रेस करने के लिए चली गई। थोड़ी देर गुजरी कि फिर से अनु के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे कहाँ मर गई हो, नाश्ता लेकर आओगी या नहीं? मुझे तो लगता है आज मुझे भूखे पेट ही कॉलेज जाना पड़ेगा। मैंने जल्दी जल्दी उल्टी सीधी मोहन की शर्ट प्रेस की और उसकी शर्ट देने के बाद फ़ौरन ही किचन में चली गई। फिर से किचन में आ गई और फिर चाची कहने लगी, आज मुझे टाइम पर चाय मिलेगी या नहीं? मैंने कहा, चाची जी बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं अनु को कुछ नाश्ता दे दूँ, उसके बाद आपको चाय दे दूँगी। मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाया और नाश्ता तैयार करके अनु के कमरे में देने के लिए चली गई। अब अनु तो आग का गोला बनी बैठी थी। चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ रह गई थी, सुबह जल्दी उठा करो, तुम्हारी बहुत देर तक सोने की आदत हो गई है मैडम। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर सारे काम देख लो ना, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए। तुम तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं होती है। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़ी हुई किताब मेरे सर पर मारी। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन अब मुझे इन सब की आदत सी पड़ गई थी। मैं जल्दी से किचन में दोबारा आई और मैंने चाची जी के लिए चूल्हे पर चाय चढ़ाई और उधर उनके कमरे में देने के लिए चली गई। तो चाची जी ने कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, कोई भी काम टाइम पर नहीं करती, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे भी लेट हो जाते हैं। मैंने कहा, सॉरी चाची जी, कल से सारे काम टाइम से करूँगी। और फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई थी। अब लगभग सारे ही काम मैं कर चुकी थी, इसीलिए मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 9 बजने ही वाले थे। मुझे राइट 9 बजे के टाइम पर अपने कॉलेज पहुंचना होता था, लेकिन अभी मुझे तैयार होना था और फिर रास्ते में भी कुछ समय लगता। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया था। हर रोज़ मुझे इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और फिर जब मैं जल्दी जल्दी हाफते हुए कॉलेज पहुंचती थी, वहाँ भी मुझे टीचर से बहुत सारी डांट पड़ती थी।
वह मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा करती थी, तो सबके सामने मुझे वहाँ भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। और फिर कॉलेज से वापस आकर मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ता था। फिर वही शाम के सारे काम जिनसे मैं थक जाती थी, मगर मुझे कोई आराम करने नहीं देता था और चाहकर भी मैं आराम कर भी नहीं सकती थी। इस घर के हर काम का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया था। इसके बावजूद भी मुझे बेइज्जती और नफ़रत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ था। मैं अपने कमरे में जाकर हमेशा अपने मम्मी पापा को याद करके रोया करती थी। भले उनके साथ मेरे वक्त नहीं गुजारा था, उन्हें देखा नहीं था, लेकिन उनके कमरे में उनकी शादी की एल्बम थी, उनका सारा सामान था। मैं उनकी फ़ोटोज़ देखकर ही रोया करती थी। मेरे माता पिता का प्यार मैं कभी नहीं देख पाई। हमेशा हालात से तंग आकर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ इस दुनिया से चली जाती। यहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं था। यहाँ तक कि मेरे चाचा जी जिनके भी परिवार का सदस्य थी, उन्हें भी मेरी कोई कदर नहीं थी। वह तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। मेरी चाची जी हमेशा मुझसे कहती थी, तू हमारे घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। बस तेरा इंटर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तेरे लिए रिश्ता देखकर तुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी कई साल तक तूने हमारे घर में मुफ्त की रोटी खा ली है। तुम्हारे जैसे बोझ को हम कई सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता था और हसरत भरी नज़रों से देखा करती थी कि यह लोग मेरी शादी करवाने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे। आज पड़ोस के लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था, मगर फिर वही लोग मेरे चाचा जी की तारीफ भी किया करते थे कि आपने एक बिन माँ बाप की बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। घर के अंदर क्या होता था यह हर कोई नहीं जानता था। इन सब लोगों के साथ होते हुए भी कितनी अकेली हूँ। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था और मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था। भले ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अभी अनु और मोहन की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। अनु ने इंटर मुझसे पहले ही कंप्लीट कर लिया था और मोहन अभी पढ़ाई कर रहा था। चाची जी चाहती थी कि सबसे पहले मेरी शादी हो जाए और मैं उनके घर से निकल जाऊं। उसके बाद ही वह अपनी बेटी अनु की शादी धूमधाम से करेंगे। इस पर चाचा जी ने भी उनको समझाया करते थे, अगर तुमने पहले मुस्कान की शादी कर दी तो अपने घर के काम काज कौन करेगा। तुमसे वैसे भी इस उम्र में कोई काम नहीं होता, तो मुझसे नौकरानी रखने को कहोगी। मैं नौकरानी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कहता हूँ कि अनु की शादी से पहले मुस्कान की शादी के बारे में मत सोचना। चाची जी को अच्छी तरह से चाचा जी की बात भी समझ में आ गई थी। इसीलिए अब ये लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द अनु का रिश्ता मिल जाए। लेकिन मैं अनु से ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए 2-3 बार उनके रिश्तेदारों ने मुझे किसी न किसी काम से मेहमानों के सामने बुला लिया और इस तरह मैं मेहमानों के सामने चली जाती थी तो पूछते थे कि यह कौन है। चाची जी ने उनको बता दिया करती थी कि मेरी जेठानी की बेटी है, इसके माता पिता मर गए, हमने इसकी परवरिश की है, बहुत अच्छी बच्ची है। उन्होंने 2 बार मेरी उन लोगों के सामने तारीफ किया कर दी कि उन्होंने उनकी बेटी को रिजेक्ट करके मुझे ही पसंद कर लिया था। और इस पर चाची जी और अनु बहुत भड़कती थी और फिर वह अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाला करती थी। तभी मुझे डांट पड़ती तो कभी अनु के हाथ में जो भी चीज़ होती उसको फेंक कर मुझ पर मार दिया करती थी। जब जब घर में मेहमान आते थे अनु को देखने के लिए, तब तब हमारे घर में बहुत हंगामा होता था। मैं हर बार चाची जी से कहती थी कि आप मुझे उन लोगों के सामने मत बुलाया करो, मगर चाची जी से तो कोई काम होता ही नहीं था। इतना भी नहीं होता कि वह मेहमानों के सामने खुद ही नाश्ता लेकर चली जाए। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी। हर दिन कोई न कोई नया हंगामा लगा ही रहता था। चाची कहती थी कि उनकी बेटी की शादी अमीर घर में हो, इसीलिए उनकी बेटी के लिए अमीर घर की और पढ़े लिखे लड़कों के ही रिश्ते आया करते थे। अब जबकि वो लोग मुझे पसंद कर लिया करते थे और अनु को रिजेक्ट कर देते थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद तो चाची जी ने फैसला कर ही लिया था कि वह कभी भी मुझे भरे पूरे परिवार में विदा नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मैं मुस्कान की शादी किसी ऐसे घर में करूंगी जहां पर वह कभी खुश नहीं रह सकेगी। यह मेरी बेटी की खुशियों की हकदार बनना चाहती है। मुझे तो शुरू से ही यही लगता है कि हमारे घर में अपना कब्जा जमाना चाहती है, मेरी बेटी की जगह लेना चाहती है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सारा वक्त किसी तरह से गुजर गया था और फिर फाइनली एक दिन अनु का रिश्ता तय हो गया था। लड़का अच्छा था, अमीर घर का था। इस बार अनु बहुत सावधान थी। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि लड़के वालों के सामने खुशी का मुस्कान का साया भी नहीं आना चाहिए।
मैं तो वैसे भी उन लोगों के सामने जाने का कोई शौक नहीं रखती थी, लेकिन इस बार चाची जी ने अपने दिल की तसल्ली के लिए मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अपनी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा बहुत काम भी कर लिया था। अनु का रिश्ता पूरे 6 महीने लगा रहा। इस बीच अनु के ससुराल वालों को यह बात पता ही नहीं थी कि इस घर में कोई मुस्कान नाम की लड़की भी रहती है। अब अनु की एंगेजमेंट हो गई थी, तब भी मुझे एंगेजमेंट में शामिल नहीं किया गया था। उसकी सगाई हॉल से ही की गई थी और सब लोग मुझ पर घर में अकेला छोड़कर चले गए थे। कुछ मेहमानों ने नोटिस किया भी था तो एंगेजमेंट में शामिल नहीं हूँ। तब उन्होंने सवाल किया तो मुस्कान कहाँ है, तो चाचा चाची ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर आराम कर रही है। उसने यहाँ आने से खुद ही इनकार कर दिया। यह सब कुछ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल किया करती थी। और फिर फाइनली अनु की शादी का दिन भी आ गया था। अनु की शादी थी, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई खुशी नहीं। घर के सारे काम करने में इतनी बिजी थी कि कब घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। अब अनु विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पर था कि मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तब उनके पास बहुत सारे जेवर थे। मेरी मम्मी का वह सारा जेवर चाची जी ने उससे मेरी मम्मी के मरने के बाद ही अपने कब्जे में कर लिया था, और वही सारा जेवर उन्होंने अनु की शादी पर अनु को दे दिया था। मेरी माँ का जेवर भी मुझसे छीन लिया गया था। मैं अनु की शादी वाले दिन बहुत रोई थी, क्योंकि इस घर में मेरी अपनी कोई भी चीज़ नहीं थी। अब हमारे पड़ोसी तेजी से कहते हैं कि अनु की शादी तो हो गई, अब आप लोग मुस्कान की शादी कब कर रहे हो। चाची जी कहते थे कि हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, बहुत जल्दी ही उसकी भी शादी कर देंगे। हालांकि मोहल्ले से भी मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आ चुके थे, मगर चाची जी ठान चुकी थी कि वह मेरी शादी किसी अच्छे घर में नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरा रिश्ता जहाँ से भी आता वह एक्सेप्ट करती। हमेशा ये सोचती कि कभी मुझे इस घर में तो प्यार नहीं मिला, लेकिन ससुराल में तो प्यार ज़रूर। मैं जैसे ज़िंदगी मेरी यहाँ गुजरी, ससुराल में मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बदतर होनी चाहिए। पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ जुड़ी हुई थी। मैं हर दिन यही प्रार्थना करती रहती थी कि ऊपर वाला मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लिखते। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन इस रिश्ते के लिए चाचा जी ने फ़ौरन ही हाँ कर दी थी। मेरा रिश्ता कहाँ से तय हुआ था यह मैं नहीं जानती थी। बस मुझे तो चाची जी ने कहा था कि अपना मुंह मीठा कर लो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, जल्दी घर से निकलने वाली हो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि मेरी शादी, वह भी इतनी जल्दबाजी में। आखिर मेरी शादी किसके साथ की जा रही है कि सब कुछ मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं बहुत रो रही थी कि लोग मुझे बोझ क्यों समझते हैं। मैं तो कभी पहनने के लिए, खाने के लिए या फिर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी लोगों से कुछ भी नहीं मांगा था। फिर ये लोग हमेशा मुझे इस घर के लिए मुसीबत क्यों कहते थे। फिर मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता जिस इंसान के साथ किया गया था वह मामूली सा नौकर है, उनके घर में झाड़ू बर्तन करता है। यह सब सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अनु की शादी जिस तरह धूमधाम से और भरे पूरे परिवार में हुई थी, मैं भी ऐसे ही शादी के सपने देखा करती थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैंने अपने आंसू पूछ लिया और सोचा कि मुझे एक बार चाचा जी और चाची जी से बात करनी चाहिए कि वे मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ ना करें। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपने रिश्ते के बारे में पूछताछ करने की? लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती। यह फिर तुम्हारा किसी और को पसंद करती हो, इसीलिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। मैंने चाची जी से कहा कि नहीं चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरी शादी किसी नौकर से ना करें। चाची जी कहने लगी, तो फिर किसी अधिकारी से करवा दूँ? बताओ, तैयार हो अधिकारी से शादी करने के लिए? यह कहकर चाची जी और मोहन जोर जोर से हंस रहे थे। चाचा जी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, मगर मेरी रिक्वेस्ट किसी काम नहीं आई थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे आंसू हर गुजरते दिन के साथ बह रहे थे और मैं ऊपर वाले से अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। मेरे सब्र की हद ख़त्म हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से मुझे इज्जत मिले, सम्मान मिले, जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिल सका। मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने आवाज़ उठाई भी तो मेरी आवाज़ को ये लोग दबा देंगे।
एक दिन अनु अपने पति के साथ हमारे घर आई थी। उसका इतना ज़्यादा अच्छा पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जाग गई थी कि मैं भी शादी के बाद ऐसे ही बन सवर कर रहा करूँगी। मगर यह क्या सपना था जो कभी पूरा नहीं हुआ। मैं ठंडी हवा भर कर रह गई, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ थी कि मैं भी किसी ऊँचे परिवार की बहू बनती। मेरी शादी ज़बरदस्ती एक मामूली से नौकर के साथ करवाई जा रही थी। इस शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं थी। वैसे भी इस घर में जो कुछ भी होता था उसे मेरी मर्जी नहीं होती थी। अब सब कुछ हार कर मैंने ये सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मेरे दिल में कलवाहट और बेबसी का तूफान था, और इस तूफान का हिस्सा मैं अकेली थी, क्योंकि मेरे रोने और हंसने से इस घर में किसी को कोई मतलब नहीं होता था। और फिर वह दिन भी आ गया था जब ज़बरदस्ती मुझे दुल्हन बना दिया गया था। हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन मेरी शादी का दिन मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। मैं खुश नहीं थी। चाचा और चाची ने मोहल्ले के लोगों को बताया था कि इस गरीब लड़के से मुस्कान की शादी करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें उसी की खुशी है। वह भी यही चाहती है कि उसकी शादी इस लड़के के साथ हो। आखिरकार हमने तो उसकी परवरिश बहुत अच्छी की थी, मगर उसने इस लड़के को पसंद किया है। अब हम क्या कर सकते हैं। एक लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी उस नौकर के साथ करवा रहे थे, और ऊपर से इस पर बदनाम भी मुझे ही कर रहे थे। मैंने ये सब सुनकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और सोचा था ऊपर वाला मुझे सब्र दे, क्योंकि यह लोग मेरे अपने हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे अपने घर में जगह दी है, मुझे अपने साए में रखा है। बस मेरे लिए यही बहुत है। मैं लोगों से किसी तरह के बदले क्यों नहीं रखती हूँ। बस मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र थी। मेरी शादी में किसी तरह की कोई सजावट नहीं थी, बस कुछ मामूली से लोगों को बुलाकर मेरी शादी कर दी गई थी। मैं बेरहम लोगों के चंगुल से निकलकर एक आम से घर में आ गई थी। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए। मैं नज़र झुकाकर उस वीरानी से कमरे में बैठी हुई थी। यह बहुत छोटा सा घर था, लगभग 30 गज का मकान होगा। मेरे दिल में खुशी या फिर कोई ख्वाहिश कुछ नहीं था, जबकि मेरे पति की आंखों में मेरे लिए चमक थी। मैंने देखा कि जिस मामूली से नौकर से मेरी शादी हुई है और शक्ल सूरत का अच्छा था, वह मोहब्बत से मेरे करीब आकर बैठ गया और नरमी से पेश आने लगा। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे इज्जत दी हो। इससे पहले तो हमेशा मैं दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत ही नफरत देखती थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि मेरी प्रिंसेस, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रिंसेस हो। तुम बहुत सुंदर हो। उनके कहे हुए ये शब्द मेरे दिल में गहरा असर छोड़ गए थे, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी तारीफ़ की थी। फिर मैंने उसके इस पुराने टूटे फूटे घर को देखा और सोचा कि मैं सब की तमन्ना नहीं करती थी। फिर यह भी सोचा कि अब जो भी है। फिर मैंने उनके इस पुराने टूटे फूटे घर को देखा और सोचा कि मैं इन सब की तमन्ना तो नहीं करती थी। फिर भी मैंने इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और सोचा कि यही इंसान मेरा पति है और इसके घर को मुझे अपना घर मानना होगा। वह मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे और उनके मीठे शब्द मेरे दिल में उतरते चले गए। पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ की थी। उनकी तारीफ़ से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। लेकिन न जाने क्यों आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे हंसाने की कोशिश की और मेरे रोने की वजह पूछी, तो वह कहने लगे कि अब तो मेरे घर में आ गई हो, अब मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। उनका नाम प्रभात है। प्रभात ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे दुख अपने नाम कर लूँगा, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। प्रभात के लिए रिश्ता उसके पड़ोस वाली आंटी हमारे घर मेरे लिए लेकर आई थी। प्रभात का इस दुनिया में कोई नहीं था, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने तो भले ही चाचा जी के घर में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन उन्होंने तो बचपन से लेकर अब तक अकेले ही खुद को संभाला था। यही वजह थी कि वह लोगों के घरों में जाकर काम किया करते थे और साथ साथ अपने घर का भी काम किया करते थे। यह भले ही टूटा फूटा घर था, लेकिन मेरे पति ने मेरे स्वागत के लिए घर को बहुत अच्छे से सजाया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उनकी बातों से मुझे पहली बार हौसला मिला था। मैं जिस मोहब्बत के लिए आज तक इतना तरस रही थी, मुझे वह मोहब्बत मेरे पति से मिली थी, और इस तरह मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और सोचती थी कि मुझे दौलत का एहसान नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरा पति तो मुझे बहुत इज्जत देता है, बहुत प्यार करता है, और एक औरत के लिए प्यार देने वाला और इज्जत देने वाला पति ही सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होता है। धीरे धीरे मैं अपने पति के साथ एडजस्ट हो गई थी। शादी के अगले हफ्ते वह मुझे मेरे चाचा जी के घर पर लेकर गए। वहाँ पर उस दिन अनु भी अपने पति के साथ आई हुई थी। अब अनु मेरे सामने मेरे और मेरे पति का हुलिया देखकर हम दोनों की मजाक उड़ाने शुरू कर दी। वह बड़ी सी गाड़ी में और महंगे कपड़े पहनकर अपने पति के साथ आई थी।
उसका पति भी महंगे कपड़े पहने हुए था, जबकि मेरा पति मामूली से कपड़े पहन रहा था और मैं पुराना सा सस्ता सा सूट। अनु ने कहा कि अरे अब तो तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लग गए, जैसे तुम खुद हो ऐसा ही तुम्हें हमसफ़र मिल गया। यह कहकर जोर से हंस रही थी, जबकि उसके साथ साथ घर के सभी लोग भी हंस रहे थे। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं अपनी बेइज्जती तो कई सालों से लोगों के मुंह से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रभात सबके सामने शर्मिंदा हो रहे थे और सर झुकाकर बैठे हुए थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ कुछ देर और रुकना चाहिए था, वह तुम्हारा घर है। मैंने सोचा तुम्हें वहाँ सबकी याद आ रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया था। मैंने कहा मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी और लोगों ने उन आपकी बेइज्जती की है। मुझे भी उन लोगों ने हमेशा तंग किया, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रभात ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हमारी ज़िंदगी में यही सब कुछ लिखा हुआ है। जिस तरह से तुम्हें यह सब कुछ सहने की आदत हो गई है, इसी तरह से मुझे भी इस तरह की बातें सहन करने की आदत है। हम दोनों की ज़िंदगी लगभग एक जैसी ही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जानता हूँ तुम वहाँ खुश नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरा तुमसे गहरा रिश्ता किसी से नहीं है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, विदाई से पहले चाची जी ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर रहे हैं। शादी होने के बाद दोबारा से हमारे घर आकर मत पड़ जाना। बड़ी मुश्किल से और इतने सालों के बाद तुमसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे मेरे ससुराल में अगर दुख भी मिला तो मैं कभी इन लोगों के पास पलटकर वापस नहीं आऊँगी। जैसे यहाँ सब कुछ हम खुशी से बर्दाश्त करती आई हूँ, उसी तरह से ससुराल में भी खुशी से बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन मुझे मेरा पति बहुत अच्छा मिल गया। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। अब मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पति के अलावा और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा नहीं रहता था। उनका ही टूटे फूटे घर उनकी स्थिति को अच्छी तरह से जाहिर करता था। यह भले ही छोटा था, टूटा फूटा था, लेकिन मैं यहाँ की मालकिन थी। मैंने अपने पति से कहा कि हम इस घर की कंडीशन ठीक करनी चाहिए। मेरे पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरी प्रिंसेस, जब तुम आ गई हो ना, तो यह घर तुम्हारा है। जैसे चाहो वैसे सजाओ इस घर में, और इस घर की किसी चीज़ पर हर एक चीज़ पर अब तुम्हारा राज है। मैं अपने पति की खुशहाल बातों पर बहुत खुश होती थी। मेरे पति अमीर अमीर लोगों के यहाँ काम करने के लिए जाते थे, जहाँ से उन्हें इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि हम दोनों का गुजारा इज्जत और सुकून से हो रहा था। मेरे पति मुझसे कहते थे कि मुस्कान, कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम्हारे चाचा जी का घर तो बहुत बड़ा है, मगर यह घर बहुत ख़राब है। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही यह घर चाचा जी के घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे किसी की जली कट्टी बातें सुननी नहीं पड़ती और ना ही मुझे यहाँ पर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। मेरे पति कहते थे कि तुम दुनिया की सारी लड़कियों में से सबसे अलग हो। तुम बहुत भोली भाली सी, बहुत सिंपल हो, बहुत मासूम हो, और तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। इतनी तारीफ करके मुझे खाना मिलेगा या नहीं, यह कहते हुए मेरे पति जोर से हंसने लगे और फिर मैं भी जोर से हंसने लगी थी। वह बहुत ही ज़्यादा मजाक करते थे। मैं यहाँ बहुत खुश थी। उन्हें मेरा हर काम बहुत पसंद आता था। वह हर काम में मेरी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कहाँ तक पढ़ा है की है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इंटर किया है, लेकिन मैं आगे और भी पढ़ना चाहती थी। मुझे किसी ने आगे पढ़ने ही नहीं दिया। तो फिर मेरे पति ने कहा कि मेरी प्रिंसेस और आगे पढ़ना चाहती थी तो क्या हुआ, उसके चाचा जी ने उसे नहीं पढ़ाया तो उसका प्रिंस तो है ना, उसके सपने पूरे करने के लिए मैं तुम्हें आगे पढ़ा दूंगा। बताओ तुम क्या बनना चाहती हो मुझसे, तुम्हारे लिए जो हो सकेगा मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम ली और कहने लगे कि देखो, मैं सारी ज़िंदगी बहुत अकेले रहा हूँ, बिना किसी रिश्ते के मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और यह बात और मेरे जज्बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मेरी नज़र में तुम्हारे लिए जो अहमियत है वह मैं तुमसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोचा कि क्या कोई इंसान मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। पति ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, उसी सरकारी कॉलेज में जहाँ मैं पहले पढ़ती थी।
यहाँ की फीस और कॉलेज से कम थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने एमबीबीएस की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति ने मुझे हिम्मत दिलाई और कहा कि तुम्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मैं अगर हिम्मत है, साहस है, तो तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो और मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। मेरे पति ने हमेशा मुझे यही समझाया कि तुम खुद को किसी से कम मत समझो। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मैं पढ़ाई भी करती थी, घर के काम भी करती थी, अपने पति का ख्याल भी रखती थी। मेरे पति मेरे लिए मजबूत सहारा बने और फिर बढ़ने के साथ साथ मैंने एमबीएस कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। मेरे पति की अच्छाई का एक सबूत यह भी था कि उन्होंने मुझे पढ़ाने की खातिर मुझसे कहा कि हर पति पत्नी का सपना होता है कि उनकी शादी के कुछ समय के बाद ही उनकी संतान हो जाए, लेकिन मैं अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी के को जिम्मेदारियों में नहीं डालना चाहता, इसीलिए हम लोग बच्चे के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले तुम अपना सपना पूरा करो। मेरी पढ़ाई में जितना भी पैसा खर्च हुआ सब मेरे पति ने खुशी खुशी किया और उनके सपोर्ट से मैं इतनी काबिल हो गई कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बन गई थी। हमारा घर भले ही छोटा था, लेकिन मैंने अपने पति से कहा कि क्या हम अपने छोटे से घर में ही छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। मैंने कहा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। उसके बाद फिर मैंने अस्पताल में भी नौकरी करना शुरू कर दी थी। मुझे वहाँ से भी पैसे मिलने लगे और मैं कुछ केसेस इस घर से भी निपटा दिया करती थी। हालांकि मैं ज़्यादा पॉपुलर डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी काबिल थी कि हमारे मोहल्ले और आसपास के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आने लगे थे। मैं अस्पताल में भी नौकरी कर रही थी और शाम को अपने घर में खोले हुए क्लिनिक में भी बैठती थी। मेरा सपना पूरा हो जाने से धीरे धीरे हमारे घर के हालात सुधरने लगे, क्योंकि मैं इतना पैसा तो कमाने ही लगी थी कि मैंने अपने छोटे से घर को मरम्मत करवा के अच्छा बना दिया था, जो दिखने में अब खराब नहीं लगता था। मेरे पति बहुत खुश थे, उनकी पत्नी का सपना पूरा हो गया और साथ ही साथ उनकी पत्नी किसी काबिल हो गई। मगर मैं अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी हो गई थी। इस सब से मेरा काम में ज़्यादा ध्यान बट रहा था और मैं अपने पति को कम समय दे पा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दी और जो पेशेंट आएंगे उन्हें घर से ही देख लिया करूँगी। मैंने अपने पति को लोगों के यहाँ जाकर काम करवाना भी बंद करवा दिया था और उनसे कहा था कि अब आप मेरे ही क्लिनिक में वार्ड बॉय की नौकरी करो। मेरे पति आप मेरे साथ साथ काम करते थे। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपना ही छोटा सा क्लिनिक चला रहे थे और अपने अपने छोटे से क्लिनिक का नाम उम्मीद नर्सिंग होम रखा था। 7 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। मेरी चाची जी को लगता था कि वह मेरी शादी किसी गरीब इंसान से साथ करवा देंगे तो मैं वहाँ कभी खुश नहीं रह सकूंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं तो अपने आप को सच में किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी और ना ही अभी मुझे उनमें से किसी की याद आती थी। वैसे भी जब इंसान की ज़िंदगी में अच्छे दिन शामिल हो जाते हैं तो वह बुरे दिनों को पूरी तरह से भूल जाता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आने लगे थे। मैं ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी किया करती थी और अगर ऑपरेशन का कोई केस होता तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करके उनके साथ अपने नर्सिंग होम में बच्चा डिलीवर किया करती थी। मेरा उम्मीद नर्सिंग होम शहर में काफ़ी चर्चा में था इस समय, क्योंकि मेरी काबिलियत के चर्चे पूरे शहर में हो गए थे। वह रात अभी भी मुझे याद है जब रात के 8 बजे से बारिश पड़ रही थी। इतनी तेज बारिश पड़ रही थी कि शहर के कई इलाकों में जलभराव हो चुका था। रास्ते भी बंद हो गए थे। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शहर के कई इलाकों में जाम लग चुका था। लोग परेशान हो रहे थे। बारिश भी पता नहीं उस रात क्या कह रही थी। हम दोनों भी जाग ही रहे थे और यही सोच रहे थे कि पता नहीं आज रात बारिश को क्या हुआ। देखते ही देखते रात के 3 बज गए थे। बारिश कुछ थमी, हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई थी कि कितनी बारिश में और रात के समय कौन आया। मेरे पति ने कहा कि ज़रूर तुम्हारा कोई पेशेंट होगा, क्योंकि आसपास के इमरजेंसी के केस मुझसे ही करवाया करते थे। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी तो प्रभात ने कहा मुझे रोक दिया और कहने लगे कि मैं रुको, दरवाज़ा खोलता हूँ। प्रभात दरवाज़ा खोलने के लिए गए और वापस आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही पेशेंट हैं, लेकिन कौन है ये तुम बाहर आकर देख लो। मैं फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकली और जैसे ही सामने की तरफ देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक औरत थी और उसकी बाहों में अनु जो दर्द से चिल्ला रही थी। इसका मतलब था कि अनु प्रेग्नेंट थी। उसको गोद में लेकर आने वाली औरत उसकी सास थी और उसका पति बाहर वाली बैठक में बैठा हुआ था, क्योंकि हम लोग जेंट्स को घर के अंदर आने की परमिशन नहीं देते थे। उस औरत ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि मैडम, शहर में जगह जगह जाम लगा हुआ है। मेरी बहू का केस खराब हो गया। जहाँ पर बहू एडमिट थी उस डॉक्टर ने डिलीवरी से इनकार कर दिया।
और कहा कि आप इसे कहीं और ले जाइए। अब आप ही बताइए कि मैं इतनी तेज़ बारिश में कहाँ लेकर जाऊँ। फिर मुझे कुछ लोगों ने आपके नर्सिंग होम के बारे में बताया। मैं यहाँ फ़ौरन इसीलिए आई। मैं अनु को देखकर घबरा गई थी। मैंने अनु का चेकअप किया तो मुझे पता चला कि अगर उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी नहीं की गई तो उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और साथ ही अनु की जान को भी खतरा होगा। मेरे लिए यह केस बहुत ही खतरनाक था क्योंकि बच्चा अनु को शादी के पूरे 6 साल बाद हो रहा था और उसकी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो चुका था। वह दर्द से चिल्ला रही थी, कभी होश में होती तो कभी बेहोश हो जाती, यहाँ तक कि ऐसी हालत में वह मुझे भी नहीं पहचान पाई थी। मैंने अपनी खास नर्स को फ़ोन किया जो मेरे पास ही नौकरी कर रही थी। उसका घर मेरे घर के पास में ही था क्योंकि जब भी हमारे पास कोई डिलीवरी का केस आता तो मैं उसे ही फ़ौरन फ़ोन कर देती थी और वो टाइम पर पहुंच जाती थी। मुझे उसकी मदद की बहुत ज़रूरत थी। वह आ गई तो हमने अनु को रूम में ले लिया और उसके घर वालों को बता दिया था कि अनु की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी किसी ने फ़ोन करके चाची जी को भी सब कुछ बता दिया था। चाची जी को जब पता चला कि अनु को पास के ही छोटे से नर्सिंग होम में लाया गया है तो वह कहने लगी कि कुछ भी करके मेरी बेटी की जान बच जानी चाहिए। उसके साथ में मेरे आगे हाथ जोड़े और क्या क्या मैं बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ चाहिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे मैडम। इस समय अनु मेरी कुल से नहीं बल्कि मेरी पेशेंट थी और मैं अपने पेशेंट को और उसके बच्चे को बचाने में जी जान लगा दिया करती थी। अब अनु की डिलीवरी केस मेरे लिए एक चैलेंज था जो मुझे जीतना ही था और जब मैंने अपनी नर्स के साथ मिलकर उसकी डिलीवरी की तो ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी मेहनत के बाद बच्चा और माँ दोनों की जान बच गई थी। लगभग 2 घंटे की कोशिश के बाद उसका बच्चा हमने उसकी सास के हवाले कर दिया था। जब उसके पति को यह खबर पहुंची तो वह भी बहुत खुश हुआ था और जब उसके पति की नज़र मुझ पर गई तो वह दंग रह गया था क्योंकि आज मैं उसके सामने एक डॉक्टर के रूप में खड़ी हुई थी जिससे उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जान बचाई। डीटीओ ऑफिस रोहिणी सेक्टर 5 अच्छे से जानता था मेरे नर्सिंग होम को और मुझे। अनु बेहोश थी, बारिश रुक गई थी, दिन की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। दिन निकलते ही फ़ौरन चाची जी भी नर्सिंग होम पहुंची तो उनके हवाले भी अनु का बेटा कर दिया गया। फिर अपनी बेटी के पति ने चाची के जी को पूरी बात बताई। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही मुस्कान है, वही जिसको आपने सारी ज़िंदगी ताने दिए, अपने घर से निकालने की कोशिश की, उसे बहुत बुरा समझा। आज उसने ही आपकी बेटी की जान बचाई है। रात के समय चाची जी के लिए अपने घर से यहाँ आना बारिश के समय में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने सुबह के समय आना बेहतर समझा। मुझे मेरे घर में देखकर वह दंग रह गई थी। मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही थी मगर फिर वह खुद ही मेरे पास आई। उन्हें यह एहसास हो गया था कि आज मैं कितनी काबिल बन गई हूँ। उन्होंने तो कभी मुझसे समझने की कोशिश ही नहीं की। उनका मानना था कि आज मेरी वजह से उनकी बेटी की जान बच गई और ऐसे समय में मैंने उनकी बेटी की डिलीवरी की क्योंकि उनकी बेटी का केस बहुत ख़राब हो चुका था। इस वजह से डॉक्टर तो उसे अपने हॉस्पिटल से वापस भेज चुकी थी मगर मेरी मेहनत और लगन ने जच्चा और बच्चा दोनों को सही सलामत उनको दिया था। चाची जी ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं अनु के साथ क्या हो जाता। वैसे भी कई सालों तक अपने ससुराल वालों के ताने बर्दाश्त किए हैं अनु ने। अगर उसका यही बच्चा सलामत नहीं होता तो शायद मेरी बेटी फिर से निसंतान रह जाती या फिर वह खुद ही इस दुनिया में ही ना होती। भले ही मैंने अपनी बेटी के लिए अमीर घर देखा था और तुम्हारे लिए गरीब से गरीब, मगर मुझे यह नहीं पता था कि इंसान दिल का अमीर होना चाहिए। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि ससुराल जाने के बाद तुम्हारे दिन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, मगर मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारा पति तुम्हें काबिल इंसान बना देगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं सारी ज़िंदगी की गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम चाहती थी और उसके बच्चे की जान नहीं बचाती, हमेशा हमसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो हमने तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया वह सब तुम्हारी आंखों के सामने था, तुमसे कभी छुपा नहीं था। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी आंखों से आंसू भरकर कहा, चाची जी क्योंकि मैंने आपकी बातों का सब्र कर लिया था और कभी भी आपसे बदला लेने का नहीं सोचा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी आपको अपना समझा, मगर आप लोगों ने कभी मुझे मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा। जो मोहब्बत मुझे आप सब लोगों से नहीं मिली वही मोहब्बत और इज्जत मुझे अकेले मेरे पति ने दी। मेरी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवाई और अपनी मेहनत की कमाई से मुझे डॉक्टर बनाया। आज मेरे पास मेरे पति के होते हुए सब कुछ है। चाची जी मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रही थी और अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। मैंने उनके दोनों हाथों को पकड़ा
और कहा कि चाची जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। यह कहकर मैं अपने पति के साथ काम में बिजी हो गई थी। अभी अनु को भी होश आया तो उसे भी सब कुछ बता दिया गया था। वह भी मुझसे बहुत खुश हुई और उसने भी अपने मुझसे गलतियों की अपनी माफ़ी मांगी थी। चाचा जी भी मेरे घर पर आ गए थे और उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन मुझे किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर वाले की कृपा से मेरे दिन बदल गए थे, यही मेरे लिए बहुत था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।